friends, today I am going to teach you pair of linear equation in two variable NCERT class 10th maths book chapter 3. We should know what is equation. Here pair means जुड़ा. Linear equation in two variables. Two variables. Here variables should be two, maybe x, maybe y. Before explaining, I will tell you what is equation. इक्वेशन क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं. इक्वेशन बनता कहाँ से है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? A combination of constant and variables connected by four fundamental arithmetic operation plus minus into and divide is called algebraic expression. मित्रों, आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड. यदि इसी चार बेसिक ऑपरेशंस को कनेक्ट कर दिया जाए वेरिएबल्स के साथ तो वह बनता है एक्सप्रेशन. क्लियर? अगेन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, एंड वेरिएबल्स मतलब विच वैल्यू इज ऑलवेज चेंजेबल. तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ. मे बी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहां पर टर्म आया है इक्वेशन. ये इक्वेशन क्या चीज है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. बिना इक्वल साइन के इक्वेशन नहीं होता. एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है. इक्वेशन होने के लिए ये चार बेसिक ऑपरेशन के अलावा इक्वल साइन का होना बहुत जरूरी है. ठीक है? जिस प्रकार यदि हम सब्जियां खा रहे हैं, नमक ही नहीं है तो बेस्वाद हो जाता है, स्वाद ही नहीं रहता. तो ये इक्वल साइन नहीं नमक का काम करता है. यदि इक्वल साइन नहीं है तो वह एक्सप्रेशन है, और इक्वल साइन है तो वह इक्वेशन है. अब 9th क्लास में आपने पढ़ा है वन वेरिएबल. केवल आप एक्स, वाई या जेड कोई भी लेते थे, सिंगल वेरिएबल लेते थे. इस क्लास में आपको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और दो इक्वेशन लेना पड़ेगा. लीनियर इक्वेशन तो आपको पता ही है, पावर उसका 1 होता है, लेकिन दो वेरिएबल्स रहेंगे, मे बी एक्स, मे बी वाई. तो वही आपको कक्षा 10वीं में पढ़ना है कि हम इक्वेशन को किस प्रकार से फ्रेम करेंगे. स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उससे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बना करके उसका नेचर देखना पड़ेगा, और नेचर देखने के पश्चात उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि इक्वल साइन लगा दे तो वह इक्वेशन बन जाता है. विदाउट इक्वल साइन it is only expression. When we put equal sign with expression, it is called equation. Clear? My dear children, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है. खास करके लिनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स कैसे होते हैं और इक्वेशन बनता कैसे है इक्वल साइन के साथ. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए. रियल कांस्टेंट जरूरी है, क्योंकि 0 हो गया तो फिर टू वेरिएबल्स होगा ही नहीं. तो कंडीशन को हमें ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लिनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज एक्सप्रेशन एंड इक्वल दिस इक्वेशन. लेफ्ट है ओनली एक्सप्रेशन है, मैंने पहले बताया था आपको डेफिनेशन में, और इक्वल साइन हो गया तो इक्वेशन. अगर टू वेरिएबल्स हैं तो इसकी नेचर क्या हो सकते हैं? जब लाइन मिलता है हमें तो वह लाइन की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, सॉल्यूशंस उसके कैसे होंगे, सॉल्यूशन आएगा कि भी नहीं आएगा. उसके लिए 3 कंडीशन है, 3 शर्तें होते हैं. तीनों को बड़ा ध्यान से देखेंगे. A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2. 1 डिनोट्स फर्स्ट इक्वेशन, 2 डिनोट्स सेकंड इक्वेशन. यहाँ पर A1 जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, जो B1 होता है y का कोफिशिएंट होता है, और C तो कांस्टेंट है, और A2 जो डिनोट कर रहा है सेकंड के लिए. तो इसमें 3, इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा हमें
कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उस स्थिति में हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यदि ऐसे नेचर बनता है इक्वेशन में, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वी कैन गेट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। यदि ऐसी स्थिति हमें मिलती है तो उस सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। हो सकता है केस ऐसा ही मिल जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों आपके इक्वल्स हो, तीनों के जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है दोनों इक्वेशन के सभी इक्वल और प्रोपोर्शनेट हो जाए तो वह मेनी सॉल्यूशन बनता है। बहुत सारे उसके हल हो सकते हैं। एक तीसरा कंडीशन बनता है, दो आपका इक्वल हो और तीसरा नॉट इक्वल हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल बनता है। यूनिक सॉल्यूशन में आपका बिल्कुल लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होता है। यदि ऐसे कंडीशन आते हैं और लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, तो दोनों आपके लाइंस पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन के लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग कर जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको मालूम है कि टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन प्लेस, एक ही जगह कटता है, नॉन पैरेलल लाइन यदि है तो। मेनी सॉल्यूशन की स्थिति में क्या होता है कि एक ग्राफ जब जाता है उसी के ऊपर दूसरे ग्राफ भी, दूसरा लाइन भी उसी पर लाई करता है। जैसे यह मेरा एक सॉल्यूशन हुआ, मैंने लिया, ये आपका एक सॉल्यूशन, ये पहला लाइन, दूसरा वाले सॉल्यूशन भी इसी पॉइंट पर ही मिलेंगे, और तीसरा आपका है नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा? when two lines are parallel। अब आपका लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। ये आपका कोइंसिडेंट होता है, एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन चली गई, कोइंसिडेंट। और नो सॉल्यूशन, इस केस में बोथ द लाइन्स नेवर मीट, मीन्स पैरेलल लाइन। ठीक, पहला सॉल्यूशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन हो गया मिनी सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन। इसमें आपका इंटरसेक्टिंग होता है लाइंस, जो नेचर है इंटरसेक्टिंग होगा। इसमें मेनी सॉल्यूशन में उसी के ऊपर वही आएगा दूसरा लाइन भी। कोइंसिडेंट केस में होता है ऐसा, बहुत कम होता है। और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, इसमें लाइंस होते हैं पैरेलल होते हैं। यदि आप ग्राफ में देखेंगे तो दो लाइंस यहाँ पर मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यदि लाइन एक के ऊपर दूसरा भी क्रॉस उसी के ऊपर लाई कर गया तो आपका मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। और तीसरा, जब सॉल्यूशन नहीं मिलता उस समय दोनों लाइंस पैरेलल जाते हैं, पहला इक्वेशन जाता है उसी के पैरेलल दूसरा इक्वेशन जाता है, और इन दैट केस बोथ द लाइन नेवर मीट। यदि दोनों लाइंस कभी आपस में नहीं मिल रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब मिलता है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, कट होते हैं, तभी सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन नहीं मिलने की स्थिति में, इस स्थिति में नहीं मिलेगा, और इस स्थिति में एक लाइन दूसरे के ऊपर हो जाएगा, और तीसरी स्थिति में सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं। इस स्थिति में नहीं सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मित्रों, ये था नेचर ऑफ लाइन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax + by + c = 0 वेयर a b should not be 0 and c is constant। क्लियर? अब इसके पश्चात हम इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं, बहुत सारे मेथड्स है इसके सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन क्लास 9th आपने पढ़ा है, एक ग्राफ में उसको डिनोट करने का वैल्यूज रखते जाते हैं, इसमें भी हम ग्राफिकल मेथड पढ़ सकते हैं। एलिमिनेशन शब्द आपने सुना है, खास करके जब बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो कि ये पार्टिसिपेंट आज हमारे से एलिमिनेट हो जाएंगे, इस शो से हट जाएंगे, हट जाना। तो एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। हो सकता है मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, हो सकता है ऐड करने से हो जाए, माइनस करने से हो सकता है। तो वो नेचर के ऊपर निर्भर करता है कि आपके सॉल्यूशन में आप मल्टीप्लाई करके उसको बना रहे हैं कि कौन सी मेथड आप यूज करते हैं। जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि इसी मेथड से आप बनाइए, कभी कभी पूछ भी देता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन में देखना आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर्टिकुलर मेथड पूछ दिया था,
तो ऐसे स्थिति में आपको लीनियर इक्वेशन के चारों मेथड्स दिमाग पर रहने चाहिए। चारों मेथड हमें आता है तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आपके 3 से 4 नंबर के आते हैं। और जो नेचर वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, तो ये आपकी जो फार्मूला है इसके ऊपर आपका निर्भर करता है। तो सिंगल वैल्यूज होते हैं, के का वैल्यू निकालने वाला, उस समय इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। अब और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। तो मैं पार्ट 2 में पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।